अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कौन था, आप में से ज़्यादातर लोग मुग़ल बोलेंगे, कोई कोई खिलजी भी बोलेंगे, लेकिन इनमें से कोई भी सबसे शक्तिशाली नहीं था। भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, जिसको कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 324 BC में आरंभ किया था। आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो, मैं अभिषेक एंड स्वागत है आप सबका द हिस्ट्री टेलर के चैनल पर। कहानी की शुरुआत होती है अलेक्जेंडर के भारत आक्रमण करने से। वो अपनी विशाल सेना के साथ कई सारे देशों को हराकर जीतते हुए आगे बढ़ रहा होता है, बहुत तेजी से भारत को लूटने के लिए और जीतने के लिए। इस बात की खबर लगती है महापंडित विष्णुगुप्त चाणक्य को। उस समय सबसे शक्तिशाली राजा मगध का राजा धनानंद था। इसीलिए चाणक्य धनानंद के पास जाते हैं और धनानंद को अलेक्जेंडर के रूप में आ रही विपत्ति के बारे में भी बताते हैं। चाणक्य धनानंद को बताते हैं कि आपको अलेक्जेंडर के साथ युद्ध के लिए भी जाना चाहिए और पोरस का साथ देना चाहिए। इस बात को सुनकर धनानंद बहुत ही क्रोधित हो जाता है। वो फौरन बोलता है, औकात में रहो पुजारी महाशय, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मैं नंदवंशीय शासक धनानंद हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता, समझे आप। फिर से चाणक्य बोलते हैं, महाराज आप समझ नहीं रहे हैं, अलेक्जेंडर बहुत ही ताकतवर है, उसके पास बहुत बड़ी सेना है, वो कई राज्यों को अपने अधीन कर चुका है और कई राजा तो उसके भय से ही उसके अधीन में चले जाते हैं। ये बात सुनकर धनानंद का क्रोध आसमान छूने लगता है। वो अपने क्रोध को काबू में नहीं रख पाता। अपने सिंहासन से उठकर वो चाणक्य को एक लात मार देता है। गुस्से में चाणक्य अपनी शिखा को बांधते हुए आगे आते हैं और बोलते हैं, अरे ओ अहंकारी धनानंद, तू मूर्खता की सारी सीमा लंघ चुका है। तू होगा नंदवंश का सबसे शक्तिशाली राजा। मेरा नाम भी विष्णुगुप्त चाणक्य है। अगर तेरे साम्राज्य को उखाड़ना फेंका तो मेरा नाम भी विष्णुगुप्त चाणक्य नहीं। ये कहकर चाणक्य वहां से चले जाते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात एक 16 साल के बालक चंद्रगुप्त मौर्य से होता है। चाणक्य महापंडित होते हैं, इसीलिए चंद्रगुप्त में वो एक सम्राट होने की सारी खूबियों को लक्ष्य करते हैं और उन्हें शिक्षा देना प्रारंभ कर देते हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त को शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या में एकदम से निपुण बना देते हैं। वो चंद्रगुप्त से बोलते हैं कि बेटा, तुम्हें पहले तो धनानंद को मारकर इस भूमि को नंदवंश मुक्त करना पड़ेगा। फिर हम पूरे भारत को एकजुट करके एक ऐसा साम्राज्य बनाएंगे जिसे ना तो कोई विदेशी आक्रमणकारी हरा सके, ना कोई अंदर की शक्तियाँ। समझ गए ना तुम। चंद्रगुप्त मौर्य भी चाणक्य के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर देते हैं और अपनी सेना बनाने की शुरुआत कर देते हैं। चंद्रगुप्त मगध में रहने वाले नीचे जाति के लोग यानी कि आदिवासी और भीलों को अपने साथ ले जाते हैं और एक विशाल फौज बनाकर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की सेना और धनानंद की सेनाओं में एक घमासान युद्ध परिलक्षित होता है। चाणक्य की चतुरता बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने पहले से ही धनानंद की सेना की सारी गुप्त रहस्य पकड़ रखी थी। उन्हीं रहस्यों की सहायता से वो धनानंद की सेना को हरा देते हैं। धनानंद के आत्मसमर्पण के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। मौर्य साम्राज्य के पहले राजा बनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। 305 BC में सेल्यूकस निकेटर भारत आक्रमण कर देता है, लेकिन यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर की गजब बेइज्जती हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य की सेनाएं सेल्यूकस निकेटर की सेनाओं को बहुत ही आसानी से हरा देते हैं। सेल्यूकस को तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन सेल्यूकस की बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य शादी करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर भारत कुछ इस तरह से दिखता था। चंद्रगुप्त सिर्फ कलिंग नहीं जीत पाए थे, जो कि आज का ओडिशा है। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार राजा बनते हैं। बिंदुसार ने बृहद्रंगी से शादी की थी। बिंदुसार का संस्कृत नाम अमृतघट था, जिसका अर्थ हिंदी में शत्रु विनाशक होता है। बिंदुसार के समय का मौर्य एम्पायर कुछ इस तरह से दिखता था।
कई कोशिश के बावजूद बिंदुसार भी को नहीं जीत पाए थे। बिंदुसार के बाद उनके बेटे अशोक राजा बनते हैं। अशोक को भारतीय इतिहास में सबसे शक्तिशाली और महान राजा माना गया है। अशोक की 3 बीवियों में प्रमुख थी तिष्यरक्षा। अशोक ने अपनी ज़िंदगी में कई लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन उनमें से सबसे भीषण था कलिंग वार। कलिंग को चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार नहीं जीत पाए थे, इसीलिए अशोक ने कलिंग को जीतने की ठान ली थी। उस समय कलिंग के राजा थे अनंत पद्मनाभम। कलिंग की सेना अशोक की सेना की तुलना में छोटी थी, इसीलिए कलिंग के सिविलियंस भी युद्ध में शामिल हुए थे। ये युद्ध इतना भीषण युद्ध था कि कलिंग में बहने वाला एक नदी, दया नदी, पूरी तरह से खून से लाल हो गया था। इतना सारा रक्तपात देखकर अशोक का मन बैठ गया। वो चंडाशोक से धर्माशोक बन गए। वो खुद को मानव जाति पर एक धब्बा समझने लगे। शांति के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। जब तक अशोक जिंदा थे, किसी माई का लाल में दम नहीं था कि भारत पर हमला करे, क्योंकि पूरे विश्व को इसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता है पता चल गया था। Oh my God! Wow! अगर मुगल अशोक के टाइम पर भारत आते तो अशोक उन सब की धोती में आग लगाकर लात मारकर उन्हें भगा देता। Why are you crying? अशोक के टाइम पर कलिंग मौर्य साम्राज्य में मिल गया था। अशोक के बाद उनका पोता दशरथ मौर्य राजा बनता है, क्योंकि उनके बेटे बौद्ध धर्म के प्रचार में निकल जाते हैं। दशरथ मौर्य कभी भी कठोर राजा नहीं बन पाए, इसीलिए बाद में मध्य भारत से कुछ राज्य मौर्य साम्राज्य से अलग हो गए। दशरथ के बाद राजा बनते हैं संप्रति मौर्य, जो कि एक बौद्ध नहीं बल्कि जैन थे। चाइना की विशाल दीवार, जिसे स्पेस से भी देखा जा सकता है, कहा जाता है ये दीवार महाराज संप्रति के भय से ही बनाया गया था। संप्रति के समय में मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे टूटने लगा था। संप्रति के मौर्य के बाद उनका बेटा कलुषिक मौर्य राजा बनता है। कलुषिक का जिक्र विष्णु पुराण और वायु पुराण में देखने को मिलता है। कलुषिक के बाद देववर्मन नए राजा बनते हैं। वो एक जैन धर्म के सपोर्टर होते हैं। वो राइटियस नहीं होते हैं, लेकिन बहुत दयालु होते हैं प्रजा की तरफ से। That is so nice. उनके बाद उनका बेटा सत्यधन्वम राजा बनते हैं, लेकिन इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। मौर्य साम्राज्य के आखिरी राजा बनते हैं बृहद्रथ। दुर्भाग्यवशतः इनको अपना ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग मार देता है। तो दोस्तों, ये थी मौर्य साम्राज्य का पूरा इतिहास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस्लामिक इन्वेजन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसे देखिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।